ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग एन अजम्पशन अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब कि क्लेम करना। जब हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में इन्वेस्टिगेशन का मतलब लेबोरेटरी में नहीं होता। यहाँ हम सर्वे करते हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों का सर्वे करके कुछ डेटा मिल गया, या फिर 300 लोगों पर सर्वे करके कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल को हम लोग स्टडी करते हैं और फिर उसको डेटा कलेक्ट करके उसका स्टैटिस्टिक निकालते हैं। और फिर लास्टली यूजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक टू इवेलुएट द हाइपोथेसिस, मतलब हमने जो क्लेम किया था, जो हाइपोथेसिस किया था, वो कितना करेक्ट है ये जानने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? जो हम लोग ने सैंपल का जो सर्वे किया है, वो जो वैल्यू जो मिली है उसको हम लोग रेफर करके हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। तो वो हमारा क्लेम कितना सही है या कितना गलत है, ये हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी क्लेम को इन्वेस्टिगेट करने की, मतलब हमको पहले सैम्पलिंग करना होगा, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करके हम बोल सकते हैं कि जो हमने क्लेम किया है वो सही है या गलत है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरा ये क्लेम है, मेरा हाइपोथेसिस है कि अगर कोई इंडियन अमेरिका चला जाता है तो वो काफ़ी अमीर हो जाएगा। तो ये मेरा क्लेम है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। अब मेरा ये क्लेम कितना सही है या कितना गलत है, इसका फैसला कैसा करेंगे? सैम्पलिंग करके। तो हमारा सैंपल क्या होगा? अमेरिका में तो काफ़ी इंडियंस बसे हुए हैं, तो उसी में ही कुछ इंडियंस जो है वो मेरे सैंपल बन जाएंगे। तो उन अमेरिका में बसे हुए इंडियंस जो है उनको हम लोग सर्वे करके जानने की कोशिश करेंगे कि सच में वो लोग अमेरिका जाकर अमीर हो गए हैं या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम बायोस्टैटिस्टिक्स में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस में ये एक टर्म आएगा नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। नल का एक्चुअल मतलब होता है जीरो, मतलब कुछ खाली सा। बट स्टैटिस्टिक्स में नल हाइपोथेसिस का मतलब है डिफॉल्ट हाइपोथेसिस, मतलब कुछ ऐसी चीज जो पहले से ही एक्सेप्टेड है, पहले से ही कोई चीज जो इस्टेब्लिश्ड है, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट हाइपोथेसिस। जैसे आपके मोबाइल में भी रहता है ना डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब जो पहले से ही कंपनी से आई हुई है। तो डिफॉल्ट मतलब जो पहले से ही मान्य जाता है, इस्टेब्लिश्ड है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिखते हैं। एच का मतलब है हाइपोथेसिस और जो जीरो है इसका मतलब नल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई पैरामीटर जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड हो। जैसे कि कुछ साल पहले एक नल हाइपोथेसिस, एक डिफॉल्ट हाइपोथेसिस था कि अगर हमको मसाला पीसना है तो इस तरह का हमें हमामदस्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मसाला पीसना रहा तो हमको ऐसे हमामदस्ते चाहिए बस। लेकिन अचानक से कोई एक बंदा आता है और वो बोलता है कि हम इसकी मदद से भी मसाले आसानी से पीस सकते हैं, मतलब उस बंदे ने कुछ एक नई चीज बताई है, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पुरानी चीज जो इस्टेब्लिश चीज क्या थी, हमामदस्ते से मसाला पीसने की, और ये नई चीज है, तो जो नई चीज आई है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसको हमको प्रूव करना रहता है, ऐसे नहीं कि आते हम इसको मान लिए। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसको हम डिनोट करते हैं एच ए से। एच का मतलब है हाइपोथेसिस, ए मतलब अल्टरनेटिव। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं एच जीरो या एच नॉट से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच ए से। तो ये क्या होता है, ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस, मतलब इसको हमको रिसर्च करना पड़ता है, इसे हमको प्रूव करना पड़ता है। नल हाइपोथेसिस पहले से ही बना बनाया प्रूव किया हुआ रहता है, लेकिन जब हम कोई नई चीज आती है इसको हमको प्रूव करना पड़ता है। क्लेम टू बी टेस्टेड, मतलब पुराने लोगों को, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कि पुराने लोगों के दिमाग में क्या था कि मसाला पीसने के लिए हमको हमामदस्ता ही चाहिए। ठीक है, हमामदस्ते से ही मसाले पीस सकते हैं। पर जब
इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर आई, उन्हें थोड़ा समय लगा विश्वास करने के लिए कि मसाले हम ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर पुराने टाइम पे अगर किसी मोहल्ले में किसी घर में ग्राइंडर आया, तो सारे मोहल्ले की औरतें उस घर में जाएंगी जहाँ पर ग्राइंडर आया है और सर्वे करेंगे कि ये जो नया क्लेम आया है कि ग्राइंडर से मसाले पीस सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। और इसमें सच्चाई है, ठीक है, और ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आया है, ये इसने अपने आप को साबित कर लिया है, इसलिए तो हम सबके घर में आज ग्राइंडर अवेलेबल है ना। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक अच्छा बेहतर एग्जाम्पल, एक साइंटिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। इन्हें तो आप जानते ही हैं, न्यूटन सर। एप्पल इनके सर पर गिरा और न्यूटन सर ने इन्वेंट किया लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। तो न्यूटन सर की लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। पर फिर नियरली 200 साल बाद आए आइंस्टाइन सर, और उन्होंने कहा नो नो नो, ग्रेविटी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें वेट, कर्वेचर, स्पेस, टाइम, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो आइंस्टाइन ने न्यूटन से कुछ अलग बात कही, मतलब आइंस्टाइन ने दिया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और आइंस्टाइन सही निकले। न्यूटन की जो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो भी करेक्ट ही थी, बट वो काफ़ी सिंपल वर्जन की थी। बट आइंस्टाइन ने जो प्रपोज किया वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट निकला। तो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसे सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और सभी लोग इसे सच समझते हैं, और फिर अचानक से कोई एक बंदा आ जाता है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेजेंट करता है, और उस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, काफ़ी रिसर्च होती है, इसलिए तो हम इसे रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेकर हम अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेते हैं। इट इज बिलीव दैट एन आइसक्रीम मशीन मेक्स कप आइसक्रीम्स दैट आर एन एवरेज 5 grams. A worker claims that the machine after maintenance no longer makes 5 grams ice cream cups. Write H0 and HA. तो इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो कप आइसक्रीम बनाती है, और ये जो कप आइसक्रीम है इसका वेट होता है 5 ग्राम्स, ठीक है। ये है एक चीज़। लेकिन क्या होता है, एक वर्कर है वो क्लेम करता है कि मेंटेनेंस के बाद, मतलब इस मशीन की मेंटेनेंस हुई, रिपेयरिंग हुई, और मेंटेनेंस के बाद इस मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रही। तो यहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस को देखते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब डिफॉल्ट, जो पहले से ही माना जाता है। तो यहाँ पर पहले से क्या माना जाता है कि ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम बनाती है। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, H0 सेमीकोलन म्यू, म्यू मतलब एवरेज वेट इक्वल्स टू 5 ग्राम्स। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस, ये माना जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस वाला जो वर्कर है उसने क्या क्लेम किया, उसने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सजेस्ट की है। वो बोल रहा है कि ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रही। वो ये नहीं बोल रहा है कि 5 ग्राम से कम वेट है या 5 ग्राम से ज़्यादा वेट वाली कप आइसक्रीम बना रहा है, बस ये बोल रहा है कि 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रहा। तो इसे, ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, HA सेमीकोलन म्यू नॉट इक्वल्स टू 5 ग्राम, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस को देखकर क्या समझ आ रहा है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैथमेटिकली अपोजिट है। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरेज वेट होगी 5 ग्राम, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवरेज वेट 5 ग्राम की नहीं होगी, ठीक है। पर चाहे जो भी हो, हमेशा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दूसरे से एकदम अलग, मतलब अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हम अपने प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग
ये जो मशीन है आइसक्रीम की वो 5 ग्राम की कप आइसक्रीम बना रहा है, लेकिन एक वर्कर क्लेम करता है कि मेंटेनेंस के बाद ये मशीन में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से कप आइसक्रीम जो है 5 ग्राम की नहीं बन रही। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पहले तो हम मानेंगे कि जो मानते आए हैं, मतलब क्या मानते आए हैं? नल हाइपोथेसिस। हम मानेंगे कि नल हाइपोथेसिस ही करेक्ट है जब तक कि वो गलत प्रूफ नहीं होता, जब तक कि वो जो मेंटेनेंस वाला जो लड़का है ये अपने आप को साबित नहीं करता, तब तक हम जो डिफॉल्ट जो है वही हम मानेंगे कि ये मशीन जो है 5 ग्राम की ही कप आइसक्रीम बना रही है। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है, टेस्ट करना होगा कि क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस टेस्ट, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होगी। पहली ये है कि टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पहला पॉसिबल ऑप्शन होगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्कर को बोलते हैं कि अरे आपने क्या बात कही, एकदम एक्यूरेसी से काम किया और फैक्ट्री को $1 मिलियन का फायदा दिया है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और ये जो वर्कर है ये जो कह रहा है उसमें ज़्यादा सच्चाई है। 100% एक्यूरेसी नहीं, बट नल हाइपोथेसिस से ज़्यादा सच्चाई है। ये पहला ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब वो मशीन है वो 5 ग्राम की ही कप आइसक्रीम बना रही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो या फेल टू रिजेक्ट करो, बट मेन सवाल ये है कि टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे साबित होगा कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हम कर सकते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मदद से। अब ये कैसे करेंगे? ये सैम्पलिंग करेंगे हम और उसका जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से हम डिसाइड करेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या रिजेक्ट ना करें, वेदर वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अब हमें सैम्पलिंग करके इस चीज़ को प्रूव करना होगा। तो सैम्पलिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हमने 50 कप आइसक्रीम का सैंपल लिया। अब उन 50 कप आइसक्रीम का हम एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि एवरेज वेट हमको कुछ मिल गया, कुछ XYZ वैल्यू हमको मिल गई। वो एवरेज वेट 5 ग्राम होगी या कम ज़्यादा कुछ भी वेट होगा उसका हमें, ठीक है, कुछ तो मिल गया। अब उस डेटा की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या ना करें। वो डेटा जो मिलेगा वो होगा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा मतलब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो डेटा हमको मिलता है, जो एवरेज वेट जो हमको मिलेगा, तो प्लस और माइनस 5 ग्राम से कितना होना चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सकें कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू हमको डिसीजन लेने में मदद करेगी। नेक्स्ट हम फिर से हम अपने एग्जाम्पल वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम बनाती है। मेंटेनेंस वाला क्लेम करता है कि मशीन मेंटेनेंस के बाद कुछ गड़बड़ी हो गई और वो ठीक से काम नहीं कर रही, वो अब 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? यस, हम सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, जो हमने बोला था 50 कप आइसक्रीम में सैम्पलिंग, चलो हम वो करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि मंडे के दिन एक वर्कर ने 50 कप आइसक्रीम ली और उसका एवरेज वेट चेक किया और उसका एवरेज वेट मिला 5.12 ग्राम। अब ये 5.12 ग्राम ये एग्जैक्टली इक्वल टू 5 ग्राम नहीं है, मतलब सैंपल टेस्ट से हमको 5.12 ग्राम का एवरेज वेट मिला और 5.12 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 5 ग्राम, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 ग्राम के नज़दीक ही है। एग्जैक्टली 5 ग्राम नहीं है, लेकिन 0.12 ग्राम थोड़ा सा ऊपर गया बस। नेक्स्ट समझिए कि ट्यूसडे के दिन फिर से और एक वर्कर है, उसने 50 कप आइसक्रीम का सैंपल लिया और उसका एवरेज वेट निकाला और इस बार उसको मिला है वेट 5.72 ग्राम। अब ये रीडिंग 5 ग्राम के नज़दीक नहीं, ये 6 ग्राम के नज़दीक हो सकती है कि नहीं। वेंसडे के दिन और एक बार एक वर्कर ने 50 कप आइसक्रीम का एवरेज वेट निकाला और इस बार उसको वेट मिला 7.23 ग्राम।
अब ये जो रीडिंग है ये काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है 5 ग्राम से। तो वेडनेसडे वाली रीडिंग के बेसिस पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रही। ये जो रीडिंग है इसको, ये जो 7.23 ग्राम की ये जो रीडिंग है इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस रीडिंग के बेसिस पर हम जज कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि यस ये मशीन 5 ग्राम की कप आइसक्रीम नहीं बना रहे, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो पिछली 2 रीडिंग आई थी, जो मंडे और ट्यूसडे को जो रीडिंग आई थी 5.12 ग्राम और 5.72 ग्राम रेस्पेक्टिवली, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग को देखकर हम इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि मशीन में कुछ खराबी है, गड़बड़ी है, हम इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो 7.23 ग्राम की जो रीडिंग आई है इसे हम फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यार नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है, ये जो लड़का जो बोल रहा है, जो वर्कर बोल रहा है, ये एकदम सही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने जो सैम्पलिंग है जो 3 दिन की है, 3 दिन के बजाय हम सिर्फ 2 दिन सैम्पलिंग करते हैं, तो उसके बेसिस पर ट्यूसडे के दिन जो हमको रीडिंग आई है 5.72 ग्राम, ये जो रीडिंग आई है ये रीडिंग को देखकर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि ये तो खाली 0.72 ग्राम का ही तो फर्क हुआ है, क्यों ना हम कुछ और भी ज़्यादा सैम्पलिंग करें, तो उस डेटा के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हम रिजेक्ट करें या ना करें। मतलब 5.72 ग्राम इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। और मान लीजिए कि अगर 2 दिन के बजाय हम सिर्फ एक ही दिन सैंपल टेस्टिंग करते, सिर्फ मंडे के दिन टेस्ट करते, तो मंडे के दिन हमको एवरेज वेट मिला था 5.12 ग्राम। तो हमारे दिमाग में आएगा कि अरे ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ग्राम है, तो क्यों इतनी चीटी जैसे हिसाब करते बैठे, एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस, क्यों रिजेक्ट करें उसे हम। ठीक है, तो देखिए कितना फर्क पड़ता है डिसीजन लेने में। ठीक है, 3 दिन हमने किया तो हम तीसरे दिन के बेसिस पर हमने ये रिजेक्ट कर दिया, तो कितना फर्क पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर गेस वर्क या अंदाज़ा नहीं लगा रहते, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमको अंदाज़ा लगाना नहीं रहता। अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, तो आपको ये डिसीजन फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ले, ये मिलेगा आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से। ठीक है, एक और नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, इससे हम डेसिग्नेट करते हैं कैपिटल सी से, इसे हम डिनोट करते हैं सी से। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है 95% या 99%। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त हम परसेंटेज नहीं लेते, इसे हम डेसिमल पॉइंट में लेते हैं, जैसे कि 0.95 और 0.99। ठीक है, अब ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या करता है, ये बताता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो करेक्ट है, कितना कॉन्फिडेंट से हम अपने डिसीजन को करेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे जिसका कुछ डेटा मिलेगा। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं या ना करें। ठीक है, अगर समझे कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 99%, ठीक है, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 99%, तो इसका मतलब है कि हम 99% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये रिजेक्ट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम 99% कॉन्फिडेंट है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का डिसीजन लिया है वो 99% करेक्ट है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से हम इतना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेस्ट में आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है वो सिर्फ 50% है, मतलब आप खुद ही 50% कॉन्फिडेंट हो अपने डिसीजन पे, तो दूसरा कोई और आपके ऊपर क्या विश्वास करे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा 90% के ऊपर 90%, 95%, 98 या 99% होना चाहिए। इससे कम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 90% से ज़्यादा है तो आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी।
अगर मान लीजिए आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है 95%, मतलब C इज इक्वल टू 0.95, देन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू 0.05। तो C प्लस अल्फा हमेशा इक्वल्स टू 1 होगा। ऐसे ही ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का रिलेशनशिप ऐसा होता है, जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है अल्फा प्लस C इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में कभी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की वैल्यू दी जाएगी या कभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दी जाएगी, पर दोनों का एक ही मीनिंग होता है, और वो मीनिंग ये है कि आप कितने श्योर हो कि आपने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की मदद से ये और अच्छे से, मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको ये समझ में तो आ ही हो गया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेने की वजह से और एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक मर्डर हुआ है रवि वर्मा का। किसी ने बहुत ही बेरहमी से चाकू उसके पेट में घोंप के उसका मर्डर किया है। तो हमको जज करना है, मतलब हमको पता लगाना है कि उसका मर्डर किसने किया है, मर्डरर कौन है, रवि वर्मा को किसने मर्डर किया है। तो क्लेम हुआ है कि चंपक जो है वो रवि वर्मा का जानी दुश्मन है, और चंपक के ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये पहले से 5-6 खून कर चुका है। तो बोला गया है कि चंपक ने ही रवि वर्मा का खून किया होगा। तो सभी लोग यही मानते हैं, उसके जो दोस्त उसके रिश्तेदार मान रहे हैं कि रवि वर्मा का जो मर्डर है वो चंपक ने किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, यह है एक नल हाइपोथेसिस, जो पहले से ही माना गया है कि चंपक ने रवि वर्मा का मर्डर किया है। नेक्स्ट, चंपक ने एक एडवोकेट, एक वकील भी हायर किया। तो चंपक का वकील क्या बोलेगा, चंपक का वकील बोलेगा कि चंपक बेगुनाह है, वो निर्दोष है, उसने मर्डर नहीं किया रवि वर्मा का। तो ये एक नई चीज बता रहा है। ऐसे तो सभी लोग क्या बोल रहे थे कि चंपक ने ही रवि वर्मा का मर्डर किया, लेकिन वकील क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं उसने नहीं किया। तो ये एक नई चीज बोल रहा है, तो ये होगा उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूफ कैसे करेगा, उसके पास कोई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एक चाकू। इस चाकू से रवि वर्मा का मर्डर हुआ है, और इस चाकू पे जो ब्लड के ट्रेसेस है वो है रवि वर्मा के, लेकिन उस चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो चंपक के नहीं थे, वो थे कबीर सिंह के। तो ये था इसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है 99%, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स है कबीर सिंह के, खून है उस पर जो लगा हुआ खून है वो रवि वर्मा का खून है। तो इस बेसिस पर जो चंपक है वो इनोसेंट फाउंड हुआ है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नल हाइपोथेसिस जो पहले से एक्सेप्टेड है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसे हमको प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। थैंक यू।